हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी, कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कंपनी के डिविडेंड डिसीजन को। डिविडेंड डिसीजन या डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है द डिसीजन कि कंपनी जो है अपनी नेट अर्निंग्स का कितना प्रोपोर्शन जो है अमंग द शेयर होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी एज द डिविडेंड, और कितना प्रोपोर्शन जो है अपनी नेट अर्निंग्स का वो बिजनेस में रिटेन कर लेगी फॉर द फ्यूचर यूज। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स कंपनी के इस डिसीजन को अफेक्ट करेंगे, या फिर कौन कौन से पॉइंट हैं जो कंपनी को कंसिडर करने पड़ेंगे बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन, वो सब आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर फैक्टर लिखा है वो क्या है? फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फर्म, कि फर्म की क्या फाइनेंशियल नीड्स हैं। कंपनी को देखना पड़ेगा कि कंपनी की खुद की क्या फाइनेंशियल नीड्स हैं, कि क्या उसके पास कोई प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। अगर उसे दिख रहा है कि हाँ मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जहां पर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ, तो ये रिकमेंड किया जाएगा कि कंपनी जो है लोअर डिविडेंड जो है प्रोवाइड करे अपने शेयर होल्डर्स को, और ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी बिजनेस में रिटेन कर ले, ताकि वो जो है इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सके। क्योंकि अगर वो ज्यादा पैसा अपने शेयर होल्डर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो उसके पास बहुत कम अर्निंग्स रह जाएंगी जिसका वो यूज कर पाएगी टू यूटिलाइज दिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। वहीं दूसरी ओर अगर उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पर वो हायर डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर यहाँ पर क्या लिखा है? सेकंड फैक्टर है लिक्विडिटी, कि कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, कि कितने कैश उसके पास जो है अवेलेबल है टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। ठीक है, या फिर उसके पास ऐसे कितनी एसेट्स अवेलेबल हैं जिनको वो क्विकली कैश में कन्वर्ट कर अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर सकती है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी होगी उतना ज्यादा जो है वो डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स को। जैसा यहाँ पर क्या लिखा है? हायर द लिक्विडिटी हायर इज द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू पे द डिविडेंड्स, एंड लोअर द लिक्विडिटी लोअर विल बी द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू पे द डिविडेंड। ये जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल ना होना एक कंपनी के पास, ये जनरली वहां देखी जाती है जहां पर कंपनी क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑन क्रेडिट करते हैं, मतलब कि उनका ज्यादा पैसा जो है रिसीवेबल्स की फॉर्म में पड़ा होता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कंपनी को कंसिडर करना चाहिए व्हाइल टेकिंग द डिविडेंड डिसीजन। थर्ड फैक्टर देखते हैं। थर्ड फैक्टर क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल। यूजुअली हर कंपनी की मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो है अपना कंट्रोल मेंटेन कर रखें इन द बिजनेस। ठीक है, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज की मैनेजमेंट का। ठीक है, तो अब बात ये है कि कंपनी की मैनेजमेंट को ये देखना है कि क्या वो रेडी है टू बाय द न्यू शेयर्स ऑफ कंपनी इन केस कंपनी के पास जो है लो फंड्स रह गए हैं और अब जो है उन्हें नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे टू प्रोक्योर मोर फंड्स। ठीक है, तो उस केस में कंपनी को ये देखना है, मतलब कि कंपनी की मैनेजमेंट को ये देखना है या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये देखना है कि क्या वो लोग रेडी हैं इन न्यू शेयर्स को परचेज करने के लिए। अगर वो रेडी है तब तो कंपनी हायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है अपनी शेयर होल्डर को, क्योंकि कंपनी जब लार्ज अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करेगी तो उससे कैश कंपनी में से जाएगा, और जब कैश जाएगा तो कैश का मतलब लेवल है वो नीचे गिरेगा कंपनी में, और कंपनी को अगर किसी भी अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को फाइनेंस करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, बाहर से फंड्स प्रोक्योर करने पड़ेंगे। और वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट वे जो है जो कंपनीज यूज करती हैं वो है इशू ऑफ शेयर्स। और जब कंपनी शेयर्स को इशू करेंगी तो नए शेयर होल्डर्स अगर आए
तो कंपनी की मैनेजमेंट का जो कंट्रोल था वो चला जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। और अगर वो उस कंट्रोल को नहीं छोड़ना चाहती तो उन्हें इन नए शेयर्स को खुद ही परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी को ये देखना है कि क्या वो रेडी है कंपनी के नए शेयर्स को बाय करने के लिए। अगर रेडी है तो लार्जर डिविडेंड की जो पॉलिसी है वो कंपनी अडॉप्ट कर सकती है। बट अगर वो नहीं चाहती कि हमारा कंट्रोल जाए, अगर वो नहीं चाहती कि हम कंपनी के नए शेयर्स को परचेज करें, तो वहां पर यही रिकमेंड किया जाएगा कि लोअर डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करे अपने शेयर होल्डर्स को, ताकि उसके पास इनफ अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल रहे कि वो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का यूटिलाइज अपने इंटरनल फाइनेंसिंग से ही कर सके, ठीक है। तो ये था थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, कि अर्निंग्स कितनी स्टेबल है एक ऑर्गेनाइजेशन की। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एक कंपनी की अर्निंग्स में, मतलब उसकी उतनी ज़्यादा जो है कंपनी की कैपेबिलिटी होगी कि वो डिविडेंड जो है पे कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। लोअर द स्टेबिलिटी, लोअर विल बी द डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब कि कितना परसेंटेज जो है कंपनी की अर्निंग्स का एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द शेयर होल्डर। तो अगर अर्निंग्स कम होंगी तो डिविडेंड पे आउट रेशियो भी कम ही रिकमेंड की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पर लिखा है रेस्ट्रिक्शन इन लोन एग्रीमेंट्स। जब कंपनी लोन लेती है फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो उस टाइम पर ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो हैं पुट कर देते हैं ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बाहर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रही है और वही दूसरी ओर वो कहती है कि मुझे तो डिविडेंड देना है अपने शेयर होल्डर्स को, तो इससे कहीं ना कहीं जो लेंडर्स हैं वो अनसेफ फील करते हैं कि एक तो कंपनी ने लोन ले रखा है, उसकी मतलब कि लोन ले रखा है मतलब उसके पास इनफ अमाउंट ऑफ इंटरनल सोर्सेज नहीं है ना फाइनेंस के, तभी वो बाहर मतलब लोन ले रखा है उसने, और अब वो कह रही है कि मुझे डिविडेंड भी देना है। तो कहीं लेंडर्स जो हैं वो इस चीज़ को एज अ मतलब अच्छा नहीं समझते कि कंपनी जो है फ्रीली डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है शेयर होल्डर्स को हमारा पैसा यूज कर कर। इसीलिए वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस पुट कर देते हैं, जैसे कि वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कंपनी जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर परसेंटेज ही है अपने प्रॉफिट का यूटिलाइज कर सकती है टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, या फिर वो क्या कर सकते हैं, वो प्रोहिबिट कर सकते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन एक्सेस ऑफ सर्टेन परसेंटेज, कि कंपनी जो है अपने अर्निंग्स का सिर्फ और सिर्फ 10% ही क्या कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है एज द डिविडेंड, ठीक है। कि कंपनी जो है 10% से ऊपर जो है पेमेंट नहीं कर सकती डिविडेंड का। या फिर कह सकते हैं कि अगर कंपनी के प्रॉफिट टोटल 1 लाख के हैं तो 1 लाख का 10% हुआ 10,000 की अगर कंपनी को चाहिए तो वो 10,000 के विद इन अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है, बट उससे अबव जो है वो नहीं जा सकती। तो इस तरह की जो रेस्ट्रिक्शंस अगर कोई है तो वो भी कंपनी को कंसिडर करनी पड़ेंगी बिफोर टेकिंग द डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, बिफोर डिटरमाइनिंग द डिविडेंड पे आउट रेशियो। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, नेक्स्ट फैक्टर लिखा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो मतलब कंपनी को ज़्यादा अपनी अर्निंग्स बिजनेस में रिटेन करनी चाहिए और लोअर डिविडेंड प्रोवाइड करना चाहिए, और अगर लोअर इन्फ्लेशन है तो कंपनी जो है लेस अर्निंग्स रिटेन करेगी बिजनेस में तो भी चलेगा और ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का मतलब है कि कितना इजीली कंपनी जो है फंड्स रेज कर सकती है बाय इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स इन द कैपिटल मार्केट। जितना ज्यादा एक्सेस एक ऑर्गेनाइजेशन को है टू द कैपिटल मार्केट, मतलब उतनी ज्यादा जो है कंपनी की एबिलिटी है टू पे द डिविडेंड, और जितना लोअर एक्सेस है टू कैपिटल मार्केट लेस विल बी द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू पे डिविडेंड, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर
हायर एक्सेस है, मतलब कि कंपनी इजीली जो है क्या कर सकती है, कैपिटल मार्केट में शेयर्स और डिबेंचर्स को इश्यू कर कर फंड रेज कर सकती है और उसे कभी भी जो है कैश की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी और वो जो है डिविडेंड क्या कर सकती है, पे कर सकती है, स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकती है इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बट दूसरी ओर अगर उसके पास जो एक्सेस है कैपिटल मार्केट की वो लोअर है तो उस टाइम पर मतलब कंपनी जो है बहुत इजीली फंड्स प्रोक्योर नहीं कर पाएगी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट और इसीलिए ये रिकमेंड किया जा रहा है कि कंपनी जो है लोअर डिविडेंड ही प्रोवाइड करे टू इट्स शेयर होल्डर्स, ना कि हायर। तो आई होप सो कि जो मैंने टोटल आपको 6 to 7 पॉइंट्स बताए हैं ये आपको सारे क्लियर हो गए हैं अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।